रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्लास को और बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द पढ़े थे, तो शब्द का एक टॉपिक पढ़ लिए थे, शब्द की दूसरी टॉपिक है, और फिर उसके बढ़ते हम लोग संज्ञा तक पहुँचे। ठीक है, ये मेरा जो क्लास है, ये सभी क्लास एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये समझने में आसान हो। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन हैं? तो पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या है? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, यानी किसी शब्द को आप खंड करिएगा ना, तो उसका कोई जब अर्थ ना निकलेगा तो कहेंगे कि वो रूढ़ शब्द है। कौन शब्द है वो? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द मतलब हो गया कि जैसे हमने बोला कि नाक, ठीक है, या कान, या आँख, या क्या बोल सकते हैं, हमने बोल दिया हाथ। तो जब हा और था अलग अलग करिएगा तो हा मतलब कुछ नहीं, था मतलब कुछ नहीं। नाक बोले, ना अलग करिए, का अलग करिए, ना मतलब कुछ नहीं, का मतलब कुछ नहीं। जब शब्दों को खंड करते हैं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला क्या है? यौगिक शब्द क्या होता है? तो कहेंगे ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं, जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं। मतलब कि अगर कोई शब्द है, उसको हम खंड करते हैं तो उनका अर्थ निकलता है, उनका अर्थ निकलता है। यानी 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द जिनको हम खंड करेंगे, दोनों का अर्थ निकलेगा, उनके अर्थ सार्थक होंगे, तो उसे हम कहेंगे कि वो यौगिक शब्द है। जैसे घुड़सवार मतलब क्या हो गया? तो बोलेंगे कि घोड़े और सवार, घोड़ा और सवार। बोलेंगे विद्यासागर, क्या बोलेंगे? विद्यासागर। तो विद्या और क्या होगा? सागर होगा। क्या बोलेंगे? हिमालय, क्या होगा? हिम और आलय, हिम और आलय। विद्यालय तो क्या होगा? विद्या और आलय, विद्या और आलय इत्यादि क्या है? यौगिक शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग योग रूढ़ क्या है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करे। योग रूढ़ मतलब कि कोई ऐसा शब्द है जिसका जो हम लिखे हैं उसका मतलब कोई और विशेष अर्थ को ग्रहण करे। जैसे हमने पंकज बोला, पंकज मतलब क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल होता है। लंबोदर बोले मतलब क्या हो गया? तो गणेश जी को हम लोग क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम क्या बोलेंगे? चक्रपाणी बोलेंगे तो विष्णु भगवान को क्या कर रहे हैं हम लोग? तो बोलेंगे कि हम उसको मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? योग रूढ़ क्या है? वैसे ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। पंकज बोल रहे हैं मतलब कमल को बोल रहे हैं। लंबोदर मतलब गणेश जी भगवान को बोल रहे हैं। चक्रपाणी क्या बोलेंगे? तो विष्णु भगवान को बोलेंगे। ठीक है, आगे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी। क्या बोलेंगे? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकार शब्दों के 8 प्रकार हैं, 8 उसके रूप देखने को मिलता है, 8 भेद देखने को मिलता है मिलाकर। विकारी के 4 और अविकारी के 4 भेद मिलाकर कितने हो गए? 8 भेद हो गए।
विकारी में जिन शब्दों के जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, क्या होते हैं? तो बोलेंगे कि ये बदलते हैं, चाहे लिंग आ जाए, वचन आ जाए, कारक आ जाए, पुरुष आ जाए, तो इसके अनुसार क्या होता है? जब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। ऐसे 4 प्रकार कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है? इसके 4 प्रकार है। अविकारी शब्द क्या है? तो जिनके रूप नहीं बदलते हैं, वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी को ही अवयव भी कहते हैं। जैसे इसके भी 4 रूप है, कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक। क्या बोलेंगे? तो कहेंगे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक। विकारी और अविकारी के मिलाकर कितने हो गए? 8 भेद हो गए। अब हम आते हैं तो बोलेंगे विकारी शब्द क्या आएंगे? विकारी शब्द का पहला क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा समझेंगे, संज्ञा क्या है? तो कहेंगे संज्ञा का इंग्लिश नाम होता है नॉन। तो कहेंगे कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव, यानी दुनिया की कोई भी चीज का नाम है, उसे हम संज्ञा बोलेंगे। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, क्या है? सभी संज्ञा। संज्ञा जैसे हम हिमालय बोल रहे हैं उदाहरण में संज्ञा का, किसी का नाम ले रहे हैं, श्याम, राम, गीता, सीता, कुछ भी ले लिए, चादर, पुस्तक, किताब, कॉपी, कलम, पेन, घर, महल, कुछ भी नाम ले लिए, क्या हो गया? तो वो संज्ञा हो गया। आगे हम देखते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो। क्या हो? जाति भर का बोध हो। जैसे क्या होगा? तो बोलेंगे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी। व्यक्ति क्या है? तो बोलेंगे जिससे किसी खास पदार्थ का, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये पहाड़ है, बस बोल दिए पहाड़, लेकिन हमने बोला हिमालय पहाड़, तो हमने बोला पहाड़ जाति, हिमालय पहाड़ व्यक्ति। हमने बोला कि बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं। हमने बोला कि गोलू, कोई भी नाम दे दिया हमने, मान लो कि राम, सीता, कुछ भी नाम दे दिया, ये बच्चे हैं। तो हमने बोल दिया कि लड़कियां हैं, और हमने नाम दिया कि गीता, सीता, सब क्या है? लड़कियां हैं। हमने बोल दिया कि ये नदी है, हमने बोला कि ये गंगा नदी है। क्या है? ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो जब हम जाति क्या होता है? जब हम क्या बोलते हैं? तो जब हम किसी चीज का नाम क्या बोलते हैं? जाति क्या होता है? तो जब हम किसी चीज को, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसे जाति भर का बोध हो। क्या हो? जाति भर का बोध हो। अब व्यक्ति क्या है? जो बोलेंगे जो किसी खास पदार्थ का बोध हो। अंदर इस तरह देखते हैं हम लोग कि जब हम किसी चीज का नाम लेकर बोलते हैं तो वो व्यक्ति होता है, और नाम लेकर नहीं बोलेंगे तो वो जाति हो गया। जाति मतलब पूरे जाति भर का बोध हो। अगर हम किसी लड़की के बारे बोल रहे हैं कि लड़कियां, लड़कियां मतलब पूरे समाज की लड़कियां हो गई। अगर बोल दी लड़के तो पूरे समाज के लड़के हो गए। लेकिन फलाने का हम नाम लेके बोल रहे हैं कि वो लड़की, तो वो सिर्फ स्पेशल व्यक्ति हो गया। ठीक है। हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे हम लोग? तो नदी है, क्या है? तो नदियाँ बहुत गंदी है, नदियाँ बहुत गंदी होती जा रही है दिन पे दिन। तो हम नदियाँ बोले तो नदियाँ क्या हो गया मेरा? जो ये हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि गंगा नदी प्रदूषित होते जा रहा है, यानी गंगा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा कि पहाड़ ऊंचे होते हैं, ये मेरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन हमने कहा कि
हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पे हिमालय जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमने बोला कि हमारे देश में बहुत से महान पुरुष रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन हमने बोला कि महात्मा गांधी बहुत ही महान व्यक्ति थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो हो गया वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जाति और व्यक्तिगत संज्ञा में आप अंतर को समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं भाव संज्ञा क्या होता है। बोलेंगे भाववाचक मतलब क्या, जिसे भाव का बोध हो, क्या हो, भाव का बोध हो। भाव मतलब क्या, फीलिंग हो, क्या हो, फीलिंग हो। जैसे बोलेंगे, कोई बहुत लोग बोलता है कि हम बूढ़े नहीं, हम जवान हैं। इनकी थिंकिंग है भाई, हम बच्चे हैं, बड़े नहीं है, बच्चे भी हम हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं, बूढ़े बोल रहे हैं, जवान बोल रहे हैं, ये सब क्या है, तो बोलेंगे ये सब मेरा भाव है। क्या है ये, भाव है। ईमानदारी, बहुत लोग कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, अब बहुत लोग कहते हैं कि ईमानदार नहीं है। तो आप जैसा मान रहे हैं, ऐसा जैसा आप पे क्या कह सकते, फील कर रहे हैं, या जैसा आपका भाव है वो ऐसा आप बोल रहे हैं। तो जहां पे भाव का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। म्यूजिक आप देख पाइएगा, सुन पाइए, नहीं फीलिंग हो रहा, क्या हो रहा, ओनली फील करें कि हाँ म्यूजिक बज रहा है, तो क्या है ये, तो बोलेंगे कि भाव है। जिसको आप छू सकते हैं वो भाव नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते वो क्या है, भाव है। ईमानदारी को छू के दिखाइए, सच्चाई छू के दिखाइए, सच्चाई को नहीं छुपाइएगा। तो जिसको हम लोग नहीं छू सकते, ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे बोलते हैं मिठास, क्या है, मिठास, फील कर रहे हैं कि ये मीठा है, ठीक है। आगे क्या है, ईमानदारी, सच्चाई, झूठा या बेईमानी, ये सब क्या है, खुशी, गम, ये सब क्या है, बोले भाव है, क्या है, फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है। जहां पर फीलिंग का बोध हो, जहां पर भाव का बोध हो, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। इसको छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, इसको बोले ओनली महसूस कर सकते हैं। गर्मी लग रहा है, महसूस कर, ठंडा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, सब क्या है, तो बोलेंगे भाववाचक संज्ञा है। आगे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, तो इससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, क्या हो, इससे समूह अथवा क्या हो, समुदाय का बोध हो, इसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, सब क्या है, वर्ग में बैठे हुए हैं, तो वर्ग में क्या है, ये समूह है, क्या है, ग्रुप है। भीड़ में है, समूह है, सैनिक हैं, समूह हैं, सब ग्रुप में रहते हैं, क्या रहते हैं, सब ग्रुप में रहते हैं। तो जहाँ पे एक से अधिक लोगों का बोध हो वो क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। गुच्छे में है, ग्रुप में है, सर्कल में है, सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे हम देखते हैं द्रववाचक संज्ञा क्या होता है, तो इससे किसी द्रव या धातु का बोध हो, क्या बोलेंगे, द्रव या धातु का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीतल इत्यादि। यानी कहेंगे द्रववाचक संज्ञा क्या है, तो जिसे हम नाप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। आप चीनी को गिनिएगा, नमक को गिनिएगा, पानी को गिनिएगा, नापेंगे भाई। दूध को गिनिएगा नहीं। सोना चांदी को भी नहीं गिन सकते हैं। आप गिनिएगा कि सोना की इयरिंग है एक पीस, मेरे पास एक जोड़ा, सोना की नथ है एक पीस, सोना का सेट है, सोना का सेट गिन रहे हैं, सोना का नथिया गिन रहे हैं, सोना का टीका गिन रहे हैं, लेकिन आप सोना को नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि सोना क्या है, बोलेंगे कि द्रव रूप में है। सोना तो पिघल जाता है, द्रव रूप में, क्या है वो, द्रव रूप में है। सोना की एक बिस्किट हो सकता है, सोना का कोई बना हुआ चीज हो सकता है, लेकिन सोना नहीं गिन सकते हैं। तो वैसी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं, तो उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश क्या हुआ, पराधीन हुआ। देश क्या हुआ,
पराधीन हूँ। तो बच्चों, इन वाक्यों में जयचंद कौन संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? हमने कहा कि इन्हीं जयचंदों के कारण क्या हुआ, देश पराधीन हुआ। इसमें जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो कहेंगे जयचंद क्या है, जाति है। क्योंकि जयचंद किसी, बोल सकते हैं हम लोग, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पूरा समूहों का नाम है। पूरे लोग ग्रुप करके बोल रहे हैं कि जयचंदों के कारण, इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों के कारण। तो क्या जाति, जाति भर का बोध का कर रहा है ये। जहाँ पर जाति भर का बोध का वर्णन हो वहाँ पे हम लोग उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हमने किसी का नाम लेकर बोले, जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति का बोध होता है, जैसे तस्नीम, तो तस्नीम मतलब एक ही इंसान, एक ही इंसान। मेरे बारे में कोई बोल रहा है भाई, मेरा नाम लेकर कोई बोल रहा है भाई, तो क्या होगा ये? तो जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी से हमने बोला तो उससे एक ही महान व्यक्ति का बोध होता है, वो महात्मा गांधी को वर्णन कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीका से हम लोगों ने शब्द और संज्ञा को समझे और कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो भी आप पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।